हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच में हमारे साथ हैं विशाली। इन्होंने अभी केमिस्ट्री में नेट क्वालिफाई किया है और इनका ऑल इंडिया रैंक है जो 30 है। आज हम आप लोगों के सामने दोनों ही अगर बैठे हैं तो उसका पर्पस है कि हम हमारी जो कन्वर्सेशन आपस में होगी वो आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि विशाली के जो एक्सपीरियंस है बंसल अकेडमी के थ्रू हम उनको शेयर कर सकें कि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या आई जब ये तैयारी कर रहे थे, और इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया, या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जिससे इनको ऐसा लगा हो कि इनको मतलब पेपर होगा या नहीं होगा। मतलब कई बार होता ना, पेपर में निराशा भी आती है और आशा, दोनों की किरण साथ साथ चलती है। लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने पेपर अगर क्वालिफाई किया है तो मेरे ख्याल से इनकी मेहनत पीछे ज़ोरदार रही है। तो हम इनकी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे कि विशाली ने कैसे कैसे मेहनत की और किस किस तरह से हमने किया। तो मैं पहला सवाल विशाली से ये करूँगा। विशाली, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, ये देखो आप, थैंक यू सर। कि आपका मन में कैसे विचार आया कि आपने नेट जेआरएफ की तैयारी करनी सर जब मैं बेसिकली एमएससी करी थी यूनिवर्सिटी में, तो मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि नेट क्वालिफाई करना ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। है। ओके। बहुत डिफिकल्ट है कि किसी से नहीं होता। कोई ब्रिलियंट पर्सन ही कर सकता है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करना है। जैसे अब तक मेरी अगर मैं जर्नी बताऊँ तो फर्स्ट रैंक रही है, पर वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि फर्स्ट रैंक से कुछ नहीं होता, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तेज होनी चाहिए। तो टीचर्स का ऐसा बोलना था कि हाँ, बाय चाहे आप टॉपर हो चाहे नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, नेट नहीं क्वालीफाई हो सकता इज़िली। तो फिर मुझे हुआ कि हाँ, अगर मैं ये टॉपर हूँ, अब अगर टॉपर हूँ तो क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ आज तक मेरे पढ़ने का? तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि हाँ, अब मुझे भी करके देखना है कि क्या आज तक जो मेरी रैंक आई है, क्या वो मतलब व आप ये कहना चाहते हो कि टीचर्स ने आपके अंदर की जो प्राइड है उसको इग्नाइट किया यस सर। कि बच्चे तू तैयारी कर, तू कर सकती है। देन यू स्टार्टेड। यस सर। ओके, चलो। तो पहले स्टेप में जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो आपने अपनी स्ट्रेटजी क्या सोची थी कि आप क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे? सर बेसिकली मुझे वैसे मेरे टीचर ने बताया था कि नेट का मतलब ये नहीं कि आप सारा सिलेबस लेके बैठो ना, फिर कभी नहीं होगा। स्टार्ट विथ 30% सिलेबस। ओके। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ देन 50% उठाओ, देन 70%, ऐसे-ऐसे चल के करो। स्टेप बाकी स्टेप बाय स्टेप स्टेप आपकी बाय तैयारी। स्टेप। बाकी उनका ये भी मानना था कि नेट किसी का फर्स्ट टाइम में क्वालीफाई नहीं होता। ओके, और आपका फर्स्ट टाइम में क्वालीफाई हो गया। क्रैक और अटेम्प्ट अटेम्प्ट करके आपने क्रैक कर दिया। यस सर। ये तो बहुत ही प्राइड की बात है हमारे लिए, बंसल अकेडमी के लिए भी, और आपके टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, और आपके खुद के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। इनिशियली कोचिंग करने से पहले कौन सा सबसे अच्छा था और कोचिंग के बाद कौन सा अच्छा रहा? सर कोचिंग करने से पहले मेरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी। ऑर्गेनिक अभी भी अच्छी है, ऑल थैंक्स टू दीपा मैम। बट जो नेहा मैम ने पढ़ाया, मतलब शी इज़ माय फेवरेट टीचर। हाँ, नेहा मैम का ऐसा था कि अगर मैं उनको रात में सीरियसली ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं रात को 2 बजे भी मैसेज कर देती थी, समटाइम्स उनका तभी भी रिप्लाई आया है। ओके। ओके बेटा, यू आप कर रहे हो? करो। वरना मुझे सबसे और एक मेन डाउट ये था कि पता नहीं मेरे डाउट्स क्लियर होंगे या नहीं। ओके। तो मैं जब भी मैसेज करूँ नेहा मैम को, उनका रिप्लाई आया है। बाय चांस 1-2 बार हुआ कि मैम ने 1 दिन रिप्लाई नहीं किया, तो मैम ने मुझे क्लास में स्पेशली बोला, "अगर मैं आपका रिप्लाई ना करूँ, दोबारा मैसेज करो।" ओके। हाँ, तो मैं रिप्लाई करूँगी। तो आप ऑफलाइन मोड में थे, ऑनलाइन मोड में थे? मैं ऑनलाइन मोड में थी। ऑनलाइन मोड में होते हुए भी मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर होना मतलब बहुत बड़ी बात है। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हैं। राइट, दैट्स गुड। तो जब आप पेपर की तैयारी में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना, तो कोचिंग के टाइम आपने क्या फिर स्ट्रेटजी चूज की कि आपने कितने कितने परसेंट किसको देना है टाइम? सर वैसे मतलब मेरा ऐसा नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि 2 सब्जेक्ट कर लो, 3 में से 2। बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, वो सारा अच्छा है। पर जैसे इनऑर्गेनिक आ गया, एसपी ब्लॉक आ गया ना, लर्निंग पार्ट आ गया, वहाँ मैं वीक पड़ जाती हूँ। ओके। जहाँ मुझे पता लगे कि ये चीज़ मतलब लर्न आपकी करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल अप्रोच, हुँ, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, वो पार्ट अच्छा है। वो वाला पार्ट अच्छा है। ओके, तो पर आपको क्या काम आया, कौन सा पार्ट ज्यादा काम आया? ऑब्वियसली फिज़िकल, अगर मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं, 80% मार्क्स फिज़िकल केमिस्ट्री को डेडिकेटेड है। ओके। ओके, रेस्ट 20 या 30% मतलब आप इनऑर्गेनिक और आप ये बोल ऑर्गेनिक। रहे हो कि जो आपका पार्ट सबसे अच्छा था पहले,
वो उसको आप वो तो आपकी स्ट्रेंथ रही रही, लेकिन एक नए सब्जेक्ट को भी आपने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। यस सर। ओके, दैट्स गुड, है ना? तो आपकी डेली रूटीन क्या रहती थी, विशाली? डेली रूटीन सर ऐसा था कि जैसे हमारी 7 ओ क्लॉक क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, हुँ, 7 से 1 ओ क्लॉक तक तो यही क्लासेस होती थी। ओके, उसके बाद ऐसा था कि लैपटॉप पे क्लासेस लेके थोड़ा ऐसे थक जाते थे। हुँ, फिर स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि मुझे 1 से लेके 4 कब बज गए पता नहीं लगा, सोती रहती थी। हुँ, फिर मुझे पता लगा हाँ, मेरी फिज़िकल स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं फिज़िकल के न्यूमेरिकल ट्राई करूँगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। ओके। तो फिर मैंने नई स्ट्रेंथ अपनाई, 1 से 2 सो के मतलब सोने वाली वीकनेस को कन्वर्ट कर दिया फिज़िकल फिजिकल पे केमिस्ट्री में। न्यूमेरिकल्स, हाँ जी फिजिकल सर। केमिस्ट्री तो में, फिर दैट्स 1 से 2 सो के 2 से 4 नींद तब भी आती थी। फिर मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री कुछ पढ़ा नहीं, न्यूमेरिकल ट्राई करने स्टार्ट किए वेरी गुड। कि मैं मतलब ये हमारे बच्चों के लिए एक हाँ, मैसेज है कि जब भी आपको नींद आए तो आप मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को लेके बैठें, और उसे तो नींद नहीं आएगी, और दूसरा ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और खासकर पेपर में चाहे वो केमिस्ट्री का है, उसमें फिजिकल इज द मेन पोर्शन। उसके न्यूमेरिकल्स डिसाइड करते हैं कि आप फिजिकल में कितने मार्क्स लेंगे, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ही जान डालती है। तो इन्होंने जो टाइम यूटिलाइज किया 1 से 4 के बीच का, दैट इज वंडरफुल स्ट्रेटेजी। तो उसके बाद 4 बजे के बाद विशाली क्या रहता था? सर उसके बाद बस फिर मतलब फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स जैसे रिवीज़न कर ली पहले तो जो आया, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने बाकी असाइनमेंट सॉल्व ऑर्गेनिक धीरे-धीरे, इनऑर्गेनिक ऐसा तो हो जाती थी, कोई ओके, डिफ़िकल्टी नहीं थी। फिर से जब नींद आने लगी रात के टाइम फिर से फिज़िकल स्टार्ट कर दी। तो फिज़िकल को मैंने डे टाइम, दोपहर के टाइम, आफ्टरनून एंड रात के टाइम ओके। तब पढ़ा ताकि मेरी नींद भी टल जाए और मेरा प्रॉपर टाइम यूटिलाइज़ हो सके। ये सब बच्चों के लिए मैसेज है कि इन्होंने एक सब्जेक्ट को तो फोकस कर ही लिया था कि मुझे इसमें ये तो 100% मार्क्स चाहिए। जैसे फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फिजिकल पे इन्होंने पूरा फोकस किया। तो देखिए, इन्होंने जैसे बताया कि 80% मार्क्स आए हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा इनका उसमें। तो डेली जर्नी में आप आपने कितने क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस की है अपनी पूरी जर्नी में, पूरे 6 महीने में? सर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो अकेडमी ने प्रोवाइड किया, मैंने उसके अलावा एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं किया। जो अकेडमी की डेली असाइनमेंट्स मिलती थी, आइदर 20 मिल जाएँ, 30 मिल जाएँ, किसी दिन में 50 भी मिल रहे हैं, तो मैं सिर्फ़ अकेडमी को फ़ॉलो किया। ओके। तो उसके अलावा जब आपका सिलेबस मान लो फिनिश हुआ, तो फिनिश होने के बाद जब आपको लगा कि पेपर बिल्कुल नजदीक आ गया, तो ऐसे कौन कौन से प्रेशर थे जो आपके दिमाग पे चल रहे नहीं सर, मतलब मैं वैसी नहीं हूँ कि प्रेशर लेके पढूँ, अगर मेरे माइंड में प्रेशर आ गया तो डेफ़िनेटली मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। थे? मैं ओके। स्टडी करती हूँ एन्जॉय करते टाइम, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है विशाली की तरफ से, ये विशाली की तरफ से खास मैसेज, विशाली आप खुद मैसेज दो कि प्रेशर नहीं लेना नहीं सीरियसली अगर मैं प्रेशर लेती तो पक्का मेरा आज क्वालीफाई नहीं हुआ होता। बाकी ऐसा था पेरेंट्स की सपोर्ट थी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ, करना है। ये मोटिवेशन अलग बात होती है, प्रेशर अलग बात होती है। हो गया तो उन्होंने ऐसा था, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, फिर क्या हो गया? तो वो प्रेशर कभी पेरेंट्स की तरफ से नहीं आया, मुझे खुद को था कि मुझे करना है। हाँ, ज़रूर जब पेपर बिल्कुल नज़दीक आने लगता है ना बिल्कुल, तब हो जाता है कि रिवीज़न नहीं हुई, हाय! हो रही है रिवीज़न पर भूल ना जाएँ, बट कुछ नहीं होता पेपर में जाके जस्ट चिल करना चाहिए, हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है, मैसेज है विशाली की तरफ से कि आप लोग प्रेशर के साथ काम मत करिए। आप ये मान के चलिए कि आपने अपना काम करना है, दैट इज आपने प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, सोच समझ के तैयारी करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है, रिजल्ट चाहे जो भी हो अल्टीमेटली। तो बात वहीं पे है कि जब बच्चे ने तैयारी की है, तो उसने दिमाग में ये नहीं रखा, रिजल्ट को प्रेशर नहीं बनाया। तो आप लोग बच्चों ने भी यही काम करना है कि रिजल्ट को प्रेशर कभी भी नहीं बनाना है, क्योंकि वो ऐसा करता है आपको कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो इस बच्चे की ये स्ट्रेंथ भी है। और विशाली, क्या क्या शेयर करना चाहोगे जो आपको लगता है कि मतलब एक औसम श जर्नी है अभी, है ना, बहुत ही बढ़िया जर्नी श्योर है, बस अपने लर्निंग से शेयर करो बच्चों के साथ कुछ। श्योर बस यही है कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया रिवीजन 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 नो डाउट्स जरूरी है बट रिवीजन से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस यस। ऐसा नहीं किया मैंने कि एक असाइनमेंट होगी मुझसे पहली बार में सॉल्व होगी तो छोड़ दिया बस अब तो मुझे आती है ये नहीं हुआ जो इजी वाली असाइनमेंट्स थी उनको भी मैंने डबल या ट्रिपल टाइम सॉल्व किया और जो डिफिकल्ट वाली थी उनको तो करना ही था तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट यस, इम्पोर्टेंट तो वैशाली की तरफ से ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन बेस्ड मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अल्टीमेट करनी है आपने, चाहे जो मर्जी हो जाए। और
इस चीज़ को दरकिनार नहीं करना है। ये इनका बहुत अच्छा मैसेज लगा मेरे को कि ज़्यादातर बच्चे जब तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो थ्योरी के ऊपर जोर लगाते हैं, और थ्योरी पे और जब क्वेश्चन ना निकले तो वो ये मान के चलते हैं कि उनको थ्योरी नहीं आती है। लेकिन आज वैशाली की तरफ से ये बिल्कुल सही मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप थ्योरी तो जो आपने पढ़ी है वो पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप 2 बार भी करिए, 3 बार भी करिए, ताकि आपको आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलती है वो बहुत अच्छी सॉल्व हो, मतलब स्ट्रेंथ बने वो आपकी। और विशाली कुछ जो आपको लगता है कि पेपर मैनेजमेंट में आप क्या बोलना चाहोगे जब आपने पेपर दिया था? पेपर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मतलब वो सोच के ही चलना पड़ेगा कि आप आपको इस सेक्शन में इतना टाइम ही डिवोट करना है। फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसको मुझे पता था मुझे आता है, 10 मिनट्स लग रहे हैं, बट वही टीचर की गाइडेंस थी, क्वेश्चन आता है पर अगर उस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो नहीं सॉल्व करना। नहीं चल रहा। दो हाँ, चल रहा, ठीक, हाँ जी। ऐसे नहीं है कि आप एक क्वेश्चन करने के लिए चाहे श्योर हो 10 मिनट्स वेस्ट कर रहे हो, उसमें आप 3 क्वेश्चन और कर सकते हो। यस। तो ये नेहा मैम की गाइडेंस थी। बाकी सबसे जो मेन बात है दीपा मैम की, एक मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो बोलते थे कि मैक्सिमम लर्निंग तब होगी जब आप अपनी सारी सेंसेस को यूटिलाइज करोगे। सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है। वो बोलते थे बोलते-बोलते पढ़ो, साथ में हाथ चलाओ। कुछ ना कुछ लिखते जाओ। जो बोल रहे हो लिखो पेपर पे, बोलते जाओ ताकि आपको सुने भी और अपनी कॉपी में देखते जाओ कि हाँ, मैं लिख रही हूँ। जब आपकी मैक्सिमम सेंसेस काम करेगी तो ऑब्वियसली लर्निंग होगी होगी। यस, यस। तो तैयारी के दौरान डिफिकल्टी का मतलब कहाँ महसूस हुई कभी भी? इनमें क्योंकि सब बच्चों को डामाडोल कहीं न कहीं पे होता है। आपको कब हुई? डिफिकल्टी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब स्टार्टिंग में जैसे मुझे था कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैकेनिज्म, बच्चों का मैकेनिज्म पार्ट वीक होता है बट मेरा अच्छा था। पर लास्ट में जब स्टीरियो, वही उसमें मैं भी वीक रह गई। स्टीरियो में ऑप्शन आ रहा है, दो में कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से। तो इसलिए मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी वीक पड़ गई स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से। क्वेश्चन सारा सॉल्व हो रहा है, एंड में दो ऑप्शन बचते हैं, अब स्टीरियो का नहीं समझ आ रहा क्या करूं। ओके, तो स्टैंडर्ड बुक्स कौन-कौन सी फॉलो की आपने तैयारी के दौरान? स्टैंडर्ड बुक्स वैसे तो मैंने कोचिंग के नोट्स ही फॉलो किए, बट जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की मैम बोलते थे कि आप कर सकते हो कोई भी, है ना। ऑर्गेनिक की जैसे कलसी की बुक होगी, पीएस कलसी की, इसके लिए स्पेक्ट्रो के लिए, या फिर हमारे पास और भी सर ऐसी हैं, बट मैंने मोस्टली नोट्स ही फॉलो किए। ओके। सो विशाली, कोई ऐसा संदेश जो आपको लगता है कि काफ़ी बच्चे ये मान के चलते हैं कि वो नहीं कर पाएँगे, जैसे आपके मन में था मेरे या मन में भी यही था। ठीक है कि नहीं कर पाएँगे, ऐसे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? अगर कोई कह रहा है ना नहीं कर पाओगे, फिर उसको अपनी ईगो पे ले लो कि मैं तो करूंगी ही करूंगा, या मैं तो करूंगी, फिर होगा वो। ओके। और दूसरा टॉपर्स के लिए क्या है? क्या उनको भी मतलब ऐसा सोचना चाहिए? मेरे ख्याल से टॉपर्स को तो ऐसा मानना चाहिए कि ये उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। ज़्यादा चले। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप टॉपर बस रट्टे लगा के बन गए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, होते कुछ लोग, हर की एग्ज़ाम्पल नहीं जनरल, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉपर हो तो रट्टे लगा के बने हो। हो सकता है आप में भी काबिलियत हो, तो कर सकते हो। तो हमारी तरफ से हमने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए विशाली को बहुत-बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। और सब बच्चों को विशाली की तरफ से मैसेज है, लास्ट मैसेज ये देंगे कि तैयारी डट के करो। विशाली जो एंड में बोलते हैं बच्चों ओके, मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से तैयारी करो, पर अच्छे से तैयारी करने के लिए सिर्फ आपके एफर्ट्स नहीं, टीचर की गाइडेंस भी चाहिए, है ना। तो बेस्ट टीचर्स चूज करो। जैसे मुझे बंसल अकेडमी में मेरे बेस्ट टीचर्स मिले। नेहा मैम, मैंने पहले ही बोला, मेरे फेवरेट थे, इसीलिए मेरी फिजिकल केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी। तो आपके एफर्ट्स, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो स्मार्ट वर्क करने की आपको जो स्किल्स हैं वो आपका टीचर ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। को। थैंक यू विशाली। थैंक यू सर।